नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। हम लोग लगातार आधुनिक भारत के संबंध में सुनने का प्रयास कर रहे हैं। आज उसी में आज का टॉपिक है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। क्या है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन? इससे पहले थोड़ा हम लोग यह देखते हैं, अभी राष्ट्रीय स्तर पर एक कैंपेन चलाया जा रहा है सभी बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों द्वारा छात्रों के हित के लिए, और अधिक से अधिक छात्रों को इसमें भाग भी लेना चाहिए, शामिल होना चाहिए। यह जो सरकार अभी जो बैठी हुई है गद्दी पर, यह सरकार वास्तव में हम लोग बोल सकते हैं निकम्मी सरकार है, जिसका ध्यान थोड़ा भी छात्रों के हित के प्रति नहीं है। इस लॉकडाउन की स्थिति में या कभी भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो मन की बात कहा जाता है, उसमें कभी भी छात्रों के हित के लिए, रोजगार के प्रति, एजुकेशन के प्रति कभी भी कोई बात नहीं बोला गया है। मतलब क्या, उन्हें लगता है छात्रों से कोई मतलब ही नहीं है। लाखों करोड़ों युवा पढ़ाई करते हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, उनके गार्जियन अपने बाल बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं करते कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा अच्छा बनेगा। लेकिन यहाँ हो रहा है उल्टा। 2014 में फॉर्म भराता है, 2020 तक उसका एग्जाम नहीं होता है। ऐसा बहुत सारा उदाहरण है। मतलब क्या, एक एग्जाम को क्लियर करने में छात्र को कम से कम एक पंचवर्षीय योजना लग जाता है, उससे भी अधिक लग जाता है। तब तक यहाँ तो उनका एज एक्सपायर कर जाता है, और नहीं तो वो किसी और काम व्यस्त हो जाते हैं, या वो परिवार वाले हो जाते हैं। तो इन परिस्थितियों का जनक कौन है? इन परिस्थितियों को उत्पन्न कौन करता है? तो शासन जो बैठे हुए जो गद्दी पर, वो करते हैं। वो फॉर्म तो भरवा लेते हैं सिर्फ विद्यार्थियों को फंसाने के लिए। 21 ईयर 21 साल का लड़का फॉर्म भरता है, और वो 28-29 साल तक वो लगातार पढ़ते रहता है। उसका जब रिजल्ट नहीं होता है एग्जाम, तो वो अपने आप को गिल्टी फील करता है कि हम पढ़ाई नहीं करें, जबकि वो वास्तव में पढ़ाई करता है। वो हर एक वह काम करता है जो उसके एग्जाम के लिए जरूरी है। लेकिन बाद में क्या पता चलता है, एग्जाम हुआ, रिजल्ट हाई कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट चला गया, रिजल्ट जो आया वह 2 साल 3 साल बाद आया, उसमें भी धांधली है। 20 लाख 25 लाख में सीट ही पी जाता है। तो आखिरकार छात्र क्या करें? इस पर हम लोगों को, हम सभी छात्रों को ध्यान देना चाहिए, और हम सभी को अभी एकजुट होकर एक जबरदस्त आवाज उठाना चाहिए इसके खिलाफ में। तो आज हम चलते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में आप लोग सबसे पहले बोलिएगा 1939 सेकेंड वर्ल्ड वार। 1939 का द्वितीय विश्व युद्ध, 1939 द्वितीय विश्व युद्ध। और यहीं पर हम लोग बोलेंगे अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में लाया गया, 8 अगस्त 1940 को। तो हम समझते हैं क्या है सेकेंड वर्ल्ड वार में। जब सेकेंड वर्ल्ड वार 1 सितंबर 1939 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल 1936 से 1943 तक था। तो 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वार प्रारंभ होता है, जिसमें राष्ट्रों को 2 चरणों में, मतलब क्या, 2 ग्रुप में बांटा जाता है। एक ग्रुप होता है मित्र राष्ट्र और एक ग्रुप होता है धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन और सब देश रहता है। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान, इटली। जर्मनी के जो हिटलर रहते हैं, हिटलर के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाता है, जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वार प्रारंभ होता है। और सेकेंड वर्ल्ड वार मतलब क्या, धुरी राष्ट्रों के द्वारा मित्र राष्ट्रों पर बहुत जबरदस्त प्रहार किया जाता है, और जिस कारण से यूरोप के बहुत सारे ऐसे प्रांत को, ऐसे देश को जर्मनी अपने अधीन ले लेता है। और इस कारण से 1 सितंबर 1939 के 2 दिन बाद, मतलब 3 सितंबर 1939 को भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा यह घोषणा की जाती है कि भारतीय सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया जाता है। कब? तो 3 सितंबर 1939 ईस्वी को जब यह घोषणा होती है, तो इस घोषणा को करने से पहले लॉर्ड लिनलिथगो भारतीय नेताओं से पूछते नहीं है, मतलब किसी से सलाह मशवरा नहीं करते हो, उनका यह खुद अपना स्टेटमेंट रहता है। तो इसके बाद जब नेहरू जी को पता चलता है, तो नेहरू जी इसका विरोध करते हैं, और नेहरू जी बोलते हैं कि यह बात आप हम लोगों से, मतलब भारतीयों से पूछे, बिना पूछे आप कैसे हमारे सैनिकों को उस द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिए।
हम आपका सपोर्ट करते, हम आपका साथ देते, लेकिन आपने वैसा कर्तव्य ही नहीं किया। तो इस विरोध में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह घोषणा किया जाता है कि जनता के द्वारा जो चुनी गई जो सरकार है, जिसका चुनाव 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत 1939 में किया गया, 1935 के अधिनियम 1937 में जिस सरकार की चुनाव की गई, वह सरकार अपने 28 महीनों के कार्यकाल के बाद, मतलब क्या 1939 में, वह सरकार 1939 में अपना इस्तीफा दे देती है, अपना इस्तीफा सौंप देती है। लगभग 28 महीनों के कार्यकाल के बाद वह सरकार अपना इस्तीफा सौंप देती है। और नेहरू जी बोलते हैं, एक गुलाम राष्ट्र, एक उपनिवेश राष्ट्र दूसरे गुलाम राष्ट्र को किस प्रकार से आजादी दिला सकती है? हम तो खुद गुलाम हैं, तो हम कैसे दूसरे राष्ट्र को आजाद करवाएंगे? आपको कम से कम उस सरकार से पूछना चाहिए जिसे जनता के द्वारा चुना गया है। लॉर्ड लिलिथगो इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं और इस बात का पुरजोर तरीका से भारत में विरोध किया जाता है। और नेहरू जी कहते हैं कि हम आपका समर्थन करते, हम द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के पक्ष में रहते, लेकिन आपने क्या किया, बिना पूछे बिना सलाह मशवरा किए हुए भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन मतलब कि यूरोप की बुरी हार हो रही थी प्रारंभिक दौरों में दूरी राष्ट्रों के द्वारा। तो इसके बाद लॉर्ड लिलिथगो के द्वारा विंस्टन चर्चिल, उसमें ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी सलाह पर लॉर्ड लिलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव, एक घोषणा लाया जाता है, जिस घोषणा का नाम, जिस प्रस्ताव का नाम अगस्त प्रस्ताव रहता है। इसका क्या नाम रहता है? अगस्त प्रस्ताव। कब? तो 8 अगस्त 1940 को। इस प्रस्ताव में 2-3 प्रमुख बातें रहती है, जिसमें पहला बात यह रहती है इसमें कि पहली बात डोमिनियन स्टेट्स, मतलब क्या, यदि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन विजयी होता है, ब्रिटेन जीत जाएगा, तो आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। यह हम लोगों को बोला गया, हम प्यारे भारतवासियों को ऐसा बोला गया है कि अब आप लोगों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। तो नेहरू जी मतलब कि कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर बोला गया कि जो हम तो डोमिनियन स्टेट की मांग 1929 से छोड़ दिए, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए। 1929 से पहले राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा डोमिनियन स्टेट की मांग की जा रही थी, लेकिन 1929 लाहौर अधिवेशन जो हुआ कांग्रेस का, जो रावी नदी के तट पर लाहौर स्थित है, वहां पर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उनकी अध्यक्षता में पहली बार भारतीयों के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। हमें तो अब पूर्ण स्वराज चाहिए, ना कि हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए। दूसरा इसमें लिखा हुआ था कि युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। तो यहाँ पर कांग्रेस द्वारा बोला गया, जब युद्ध में आप हमें धकेल ही दिए, तो आप युद्ध परिषद का गठन करके क्या करेंगे? ब्रिटेन, यूरोप, फ्रांस, अमेरिका, यह क्या आएगा हमसे सलाह लेने के लिए? तो इस कारण से यह भी विरोधाभास था। तीसरा बात बोला गया इसमें, जो प्रमुख बात था कि अगस्त प्रस्ताव के द्वारा यह बोला गया कि भारतीय संविधान का जो निर्माण होगा, संविधान सभा का जो गठन होगा, उसमें भारतीय व्यक्ति ही शामिल रहेंगे और भारतीय व्यक्तियों के द्वारा ही भारत का संविधान बनाया जाएगा। और बोला गया था कि कोई भी ऐसा प्रस्ताव जिस प्रस्ताव से अल्पसंख्यक यदि असहमत हो, तो वह प्रस्ताव, वह कानून पारित नहीं होगा, पास नहीं होगा। मतलब क्या? अल्पसंख्यकों को इस प्रस्ताव में कुछ अधिक ही दर्जा दिया गया अगस्त प्रस्ताव का। तो इस कारण से अगस्त प्रस्ताव का कांग्रेस भी विरोध किया और मुस्लिम लीग भी। क्यों? तो मुस्लिम लीग पक्ष में भी थी क्योंकि अल्पसंख्यक को दर्जा दिया, लेकिन मुस्लिम लीग का यहाँ पर यह था कि हमें तो पृथक राष्ट्र चाहिए, अलग राष्ट्र पाकिस्तान के रूप में चाहिए, जिसका चर्चा इस प्रस्ताव में नहीं किया गया था। इस कारण से अगस्त प्रस्ताव का जो विरोध है वह कांग्रेस के द्वारा भी किया गया और मुस्लिम लीगों के द्वारा भी किया गया, अगस्त प्रस्ताव का विरोध। 1940 में ही डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट,
डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाया जाता है 1940 में। अभी हम लोग समझ रहे हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन क्यों हुआ, उसका रीजन क्या था। तो पहला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों से बिना पूछे, भारतीयों से बिना सलाह मशवरा किए हुए भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना। दूसरा प्रमुख कारण था अगस्त प्रस्ताव, और तीसरा बोल सकते हैं डिफेंस ऑफ इंडियन एक्ट 1940। 1940 में अंग्रेजों के द्वारा जो एक कानून बनाया गया उसका भी विरोध किया गया, और इसी वर्ष एक अध्यादेश जारी किया गया, अध्यादेश कानून पारित किया गया 1940 में। यह जब घटना घट रही थी तो इसका विरोध किया गया। तो इसी समय कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाने की बात कही गई। इस समय एक नेता होते हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, वो बोलते हैं कि गांधी जी अभी इतना अच्छा समय है कि अभी आप व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाने की बजाय एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा जाए अंग्रेजों के खिलाफ, और हमें आज़ादी मिल जाएगी, हमें पूर्ण स्वराज मिल जाएगी। उसी समय एक और व्यक्ति कांग्रेस वर्किंग कमेटी से खड़ा हुआ, मतलब क्या वो मुस्कुरा रहा था, तो गांधी जी बोले खड़ा होइए आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो वह व्यक्ति जब खड़ा हुआ तो वह व्यक्ति इसी बात को दोहराया। उस व्यक्ति ने कहा गांधी जी, हमें हंसी इस बात पे आ रही है कि अभी जब हमारे पास समय है देश को आज़ाद करने के लिए, अभी हमारे पास समय है एक अच्छा, एक बड़ा और एक भयावह आंदोलन छेड़ने के लिए, तब आप व्यक्तिगत सत्याग्रह कर रहे हैं। गांधी जी बोले बैठ जाओ, अभी तुम्हारे पास उतनी समझ नहीं आई है। क्यों? तो गांधी जी ने वहां पर कहा, या गांधी जी वहां पर कहें, विश्व युद्ध जो हो रहा है उसमें मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र मतलब साम्राज्यवाद और धुरी राष्ट्र मतलब फासिस्टवाद, दो राष्ट्रों के बीच हो रहा है। साम्राज्यवाद जो है वह उपनिवेशवाद भी है, विनाशकारी दोनों है। साम्राज्यवाद भी विनाशकारी है और फासिस्टवाद भी विनाशकारी है, लेकिन दोनों में से हमें किसी एक को चुनना होगा, और उस दोनों में से फासिस्टवाद की तुलना में साम्राज्यवाद जो है यह कम भयानक है, यह जो है कम भयावह है। इस कारण से हम अभी कोई भी बड़ा आंदोलन नहीं छेड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सैनिक है वह इंडिया में नहीं है, वह द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है और उनके सैनिकों की संख्या कम है। यदि अभी हम बड़ा आंदोलन छेड़ दें तो सैनिक कहां से लाएंगे ब्रिटिश? यह कथन था गांधी जी का वहां पर। तो गांधी जी के इस कथन के बाद गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति, इसमें समूह नहीं बोला गया जो एक साथ, जैसे जन आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन, एक साथ 1 करोड़ आदमी शामिल हुए, अपना सभा किए, या खैरा आंदोलन हुआ, क्षेत्रीय आंदोलन था, चंपारण आंदोलन, ऐसा आंदोलन। इंडिविजुअल मतलब क्या? व्यक्तिगत सत्याग्रह, प्रत्येक व्यक्ति का सत्याग्रह मतलब क्या? सत्य को ग्रहण करें, मतलब कि सत्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए। और यह जो आंदोलन था अहिंसात्मक आंदोलन था, मतलब क्या? इस आंदोलन में हिंसा का या हिंसा को कहीं पर भी जगह नहीं दिया गया, अहिंसात्मक आंदोलन था यह। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब प्रत्येक व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति। और हुआ क्या था, अंग्रेजों के द्वारा फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता, जिसका चर्चा हमारे वर्तमान के भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के ए में दिया गया है, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है। उस समय बोलने की जो आजादी थी वो अभी अंग्रेजों के द्वारा छीन लिया गया, कंट्रोल कर दिया गया। मतलब क्या, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा, मतलब क्या, अपने नाम मात्र ही बोलेंगे, सरकार के खिलाफ हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। मतलब क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कंट्रोल लगा दिया गया। इस चीज को बढ़ाने के लिए, मतलब क्या, इस चीज से निर्भय करने के लिए जनताओं के बीच यह आंदोलन किया गया। जनताओं को बोलने की आजादी दिलाने के लिए इस आंदोलन का प्रारंभ किया गया, और यह इंडिविजुअल आंदोलन था, इंडिविजुअल मूवमेंट था, यह सत्याग्रह था यह।
और प्रत्येक व्यक्ति को इस आंदोलन में अपने अपने गांव में, क्षेत्रों में, मतलब क्या आसपास जो भी गांव है, शहर है, वहां जाकर एक एक व्यक्ति को, जनता को बोलने की आजादी के संबंध में सभा करना था, जनताओं को संबोधित करना था, जनताओं को समझाना था कि यह क्या है और हम लोगों का अंग्रेज किस तरह शोषण कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति का यह काम था इस सत्याग्रह आंदोलन में। इस सत्याग्रह को निर्देशित करने का काम तो गांधी जी ही किए, इसलिए इस आंदोलन का प्रमुख नेता गांधी जी को ही माना जाता है। गांधी जी के अलावा इस आंदोलन में लगभग 20,000 सत्याग्रही शामिल हुए, लगभग 20,000 सत्याग्रही शामिल हुए, लेकिन अलग अलग कंडीशन है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो है, इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 चरणों में शामिल हुआ, 2 चरणों में, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो है वह 2 चरणों में शामिल हुआ। पहला 17 अक्टूबर 1940 से लेकर दिसंबर 1940 तक चला। 17 अक्टूबर से पहले 16 अक्टूबर आता है, और प्रत्येक वर्ष याद रखिएगा 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है खाद्य के लिए, उसका नाम क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके मुख्यालय कहाँ है? इटली, रोम। रोम जो है वह टाइबर नदी के किनारे स्थित है, और रोम जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में धूरी राष्ट्र में शामिल था। जापान भी धूरी राष्ट्र में ही शामिल था। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के द्वारा अभी हाल ही में इस्तीफा दिया गया, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे जी के द्वारा। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का 2 चरणों हम लोग बांट सकते हैं। पहला चरण 17 अक्टूबर 1940 से दिसंबर 1940 तक चला, और दूसरा चरण जब पूछे हमसे, तो दूसरा चरण जनवरी 1941 से दिसंबर 1941 तक चला है। मतलब क्या, यह आंदोलन 2 चरणों में डिवाइड हुआ, और 2 चरणों में यह आंदोलन बढ़कर चला गया। प्रथम चरण में जब यह आंदोलन शुरू हुआ, तो इस समय 3 सत्याग्रही हुए, और जब द्वितीय चरण में जब यह आंदोलन प्रवेश किया, तो उस समय इस आंदोलन में लगभग 20,000 सत्याग्रही शामिल हुए, और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। द्वितीय चरण में जब यह आंदोलन प्रवेश किया, तो 20,000 सत्याग्रही जो शामिल हुए, तो इसमें क्या हुआ, द्वितीय चरण में एक साथ इतने इतने व्यक्तियों का जत्था शामिल हो रहा था। इस कारण से इस द्वितीय चरण के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग बोलेंगे दिल्ली चलो, दिल्ली चलो आंदोलन, या दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से इस आंदोलन को हम लोग जानते हैं। कब? तो सेकेंड फेज में जब यह प्रारंभ हुआ था तब। फर्स्ट फेज में जब यह हुआ, तो इसे व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों? तो फर्स्ट फेज में 3 व्यक्ति प्रमुख रूप से सत्याग्रही हुए। पहला व्यक्ति कौन थे? तो पहला व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। दूसरा व्यक्ति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा व्यक्ति कौन थे? तो तीसरा व्यक्ति कुछ किताब में सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है, और कुछ किताब में ब्रह्मदत्त को बोला जाता है। मतलब कि पहले सत्याग्रही कौन हुए? तो आचार्य विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन हुए? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही कौन हुए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आचार्य विनोबा भावे से संबंधित आपको याद होगा पवनार आश्रम। पवनार आश्रम कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। भगत सिंह कोश्यारी को। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र में द्विसदनीय व्यवस्था है, मतलब क्या विधानसभा
और विधान परिषद महाराष्ट्र में है। 2011 की जनगणना के अनुकूल भारत में जनसंख्या में दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, तीसरा स्थान बिहार का है। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था और तारापुर एटॉमिक रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र में ही है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में ही है। लोनार झील महाराष्ट्र में ही स्थित है। तो आचार्य विनोबा भावे का जो आश्रम था वह पवनार आश्रम, वो कहाँ था? तो वह महाराष्ट्र में था। आचार्य विनोबा भावे जी को 1983 ईस्वी में, मतलब क्या मरणोपरांत, इनकी मृत्यु 1982 में हुई और इनका जन्म 1895 में हुआ था। इनकी मृत्यु के बाद, मतलब क्या मरणोपरांत, इन्हें भारत रत्न दिया गया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और भारत रत्न की शुरुआत जो है वह 1954 में हुई थी और सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति तो एस राधाकृष्णन जी, आचार्य विनोबा भावे को। आचार्य विनोबा भावे कौन थे? तो एक प्रसिद्ध, आचार्य विनोबा भावे एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित नेता, और आचार्य विनोबा भावे को गांधी जी के उत्तराधिकारी के रूप में भी जाना जाता है। आचार्य विनोबा भावे को गांधी जी के उत्तराधिकारी के रूप में भी जाना जाता है। और आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा ही, आप लोग को याद होगा, 1951 में आंध्र प्रदेश के पंचमपल्ली गांव से इनके द्वारा एक आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिस आंदोलन का नाम है भूदान आंदोलन। नाम ही है भूदान। भू मतलब क्या? भूमि। दान मतलब क्या? दान गुरु। मतलब क्या, जो बड़े बड़े जो जमींदार हैं, राजा हैं, महाराजा हैं, वो जमीन को दान करे। यदि जमीन दान नहीं करेगा तो किसी के पास 500 बीघा जमीन और कोई जमीन के लिए मर रहा है, तो समाज में समरूपता लाने के लिए, समाज में सजगता लाने के लिए, सभी को समान रूप से समाज में लाने के लिए आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा 1951 में भूदान आंदोलन चलाया गया। अभी वर्तमान में भूदान आंदोलन जो है वह फंडामेंटल राइट से निकालकर वह कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 के ए में जोड़ दिया गया 44 अमेंडमेंट के तहत। 44 अमेंडमेंट 1978 में हुआ था, 1978 में 44वां संशोधन। इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया। लेकिन पहले वह मौलिक अधिकार था, जिसमें यह था कि कोई व्यक्ति किसी से जमीन छीन भी नहीं सकता है। सरकार भी चाहकर किसी जमीन नहीं छीनेगी। यदि सरकार छीनेगी जमीन तो जनता कोर्ट पहुंच सकता है। तो भूदान आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो भूदान आंदोलन का प्रारंभ हुआ भारत की स्वतंत्रता के बाद 1951 में। किसके द्वारा? आचार्य विनोबा भावे। कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश, जो वर्तमान में अभी पंचमपल्ली तेलंगाना में पड़ता है, आंध्र प्रदेश के पंचमपल्ली से, और वर्तमान तेलंगाना के पंचमपल्ली से। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना कब? तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य तेलंगाना बना। आचार्य विनोबा भावे। पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू से आप लोग पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान संघ शक्ति कमेटी के अध्यक्ष। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को 1955 में भारत रत्न दिया गया, जो हमारे प्यारे देश के पहले प्रधानमंत्री हुए। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित मेरी कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में द्वितीय सत्याग्रही हुए। और तृतीय सत्याग्रही कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल या ब्रह्मदत्त। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के संबंध में पता ही होगा, इन्हें सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। तो देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में, व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले यहाँ प्रश्न पूछता है प्री में, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन हुए? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई? तो महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से की गई, जिनका संबंध इसी से है। दूसरा जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल या ब्रह्मदत्त। जब सेकेंड फेज में जब यह आंदोलन पहुंचा तो इस आंदोलन में आदमी की भीड़ इतनी इकट्ठा हो गई, जिस कारण से इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है।
और यह आंदोलन जो राष्ट्र की जो भावना थी, मतलब क्या जो आंदोलन का जो मूवमेंट था, जो एक तरह से मर गया था भारत में, मतलब क्या जनता में जो उत्सुकता थी उसकी जो कमी हुई, उस उत्सुकता को जागरूक करने के लिए, मतलब कि जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए यह आंदोलन बहुत ही अहम भूमिका निभाया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन अपनी अहम भूमिका निभाई और इस आंदोलन के दरमियान बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया और इसके बाद फिर क्रिप्स मिशन आता है। तो आज हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के संबंध में समझने का प्रयास किए और हम उम्मीद करते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को आप लोग समझ गए होंगे। यह कब शुरू हुआ? तो 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को आचार्य विनोबा भावे कहाँ से किए? पवनार से। पवनार कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। और इन्हें भारत रत्न जब पूछे तो इन्हें भारत रत्न 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न ये पाए थे। मतलब क्या? मरणोपरांत का मतलब होता है मरने के बाद। और आज ही के दिन मतलब क्या 31 अगस्त 2020 को हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। अस्पताल में ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, मतलब कि रामनाथ कोविंद जी से पहले हमारे देश के वो राष्ट्रपति थे। वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे वो, और वो बहुत अच्छे राजनेता भी थे। उनका संबंध किस राज्य से है? तो उनका संबंध बंगाल से है और वह कांग्रेस पार्टी के थे वो। तो इस तरह से हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के संबंध में समझने का प्रयास किए और जब भी इससे संबंधित जो प्रश्न बनेगा आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह को समझे हैं। धन्यवाद।